हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और कौन कौन सा फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे ब्लॉक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी, जितने भी ब्लॉक्स है SPDF सबको ब्लॉक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे। ठीक है, ग्रुप में ऑर्डर क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट और फिर JEE मेंस के लिए। थर्ड हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन, थर्ड पार्ट में एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, ये तीनों पार्ट आप जब देख लेंगे, तीनों वीडियो जब आप देख लेंगे तो फिर आपको कोई बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। आप बस ये जितना भी थ्योरी हम पढ़ाएंगे तीनों पार्ट में, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, JEE मेंस या फिर नीट एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, थ्योरी ये मोर देन इनफ है, जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। सिंपली समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक आटम है। ठीक है, ये आटम है, आटम के न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटरमोस्ट सेल में। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निकालना है। तो आप हमेशा क्या कोई भी काम करते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि कम मेहनत में मेरा काम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सोचेंगे आप कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस जो है ये तो बांध के रखा है ना, अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। तो यहाँ ये जब आप निकालने जाएंगे तो ये तो निकालने नहीं देगा, क्योंकि ये अपने तरफ न्यूक्लियस क्या क्या है, अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको मतलब छीनना पड़ेगा, एनर्जी देके मतलब शक्ति लगा के छीनना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे आप हमेशा चाहेंगे ऐसा ना कि कम एनर्जी देके इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल ले। तो मिनिमम एनर्जी के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली बॉन्डेड होना चाहिए। मतलब ये जो है ना ये कम इसको अट्रैक्ट करे। मोस्ट लूजली बॉन्डेड मतलब ये जो बांध के रखा है ना ये कम टाइट करके बांध के रखे, तो क्या होगा, कम एनर्जी देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी सेल है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप निकालने जाएंगे तो ये क्या है, ये तो और ज़्यादा बांध के रखा है ना टाइट करके। न्यूक्लियस क्या क्या है, इसको और ज़्यादा टाइट करके बांध के रखा। तो यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन अगर निकालने जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा आपको। इसीलिए क्या है कि कम एनर्जी कब लगेगा, जब आप ये वाला इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि कम मिनिमम एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है मिनिमम एनर्जी देके, मतलब कम से कम काम करके आपका मेहनत करके काम हो जाए। तो यहाँ पे क्या चाहेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को हम निकालें तो कम एनर्जी में निकल जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये वाला न्यूक्लियस का भी तो इफेक्ट आएगा ना, ये भी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, रिमूव करने जाएंगे, तो यहाँ पे क्या क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एटम क्या है, बगल बगल में है, और ये वाला न्यूक्लियस दूसरा एटम का न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट करेगा। इसलिए क्या होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये जो एटम है ना ये क्या होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए। एटम जो भी एटम है ये क्या दूर दूर होना चाहिए। तब क्या होगा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये तो आसानी से रिमूव हो सकता है ना, क्योंकि ये वाला न्यूक्लियस का इफेक्ट तो बहुत बहुत ज़्यादा कम है, मतलब मिनिमम नहीं के बराबर। इसीलिए जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करते हैं तो क्या करते हैं कि कोई भी एटम को पहले हम क्या करते हैं, गैसियस स्टेट में ले जाते हैं, ताकि गैसियस स्टेट में क्या होता है कि एटम दूर दूर हो जाता है। जब एटम दूर दूर हो जाता है तो वहाँ से दूसरे एटम का न्यूक्लियस का इफेक्ट नहीं पड़ता इस इलेक्ट्रॉन में। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन अगर बोले सिंपली, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस आइटम। आइसोलेटेड गैसियस आइटम मतलब अकेला, आइसोलेटेड मतलब अकेला। यहाँ पे क्या है, कोई नोबेल गैस को छोड़ के बाकी जितना भी आइटम है वो क्या मतलब सिंगली स्टेबल होता है, नहीं होता है। नोबेल गैस को छोड़ के बाकी सब सिंगली स्टेबल नहीं होता है। तो आइटम अकेला तो सिंगल मतलब एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन आइटम को हम क्या कर सकते हैं कि गैसियस स्टेट में ले जाके उसको दूर दूर कर देंगे। जब दूर दूर कर देंगे तो वो आइसोलेटेड हो जाएगा ना, इसलिए आइसोलेटेड हो जाएगा तो यहाँ से आप इजीली
मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये से आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ गए क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? ओके, इसके बाद हम डेफिनेशन लिख देंगे तो आपको मतलब रिवीजन करते टाइम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक पहले कंसेप्ट समझा दिए, उसके बाद डेफिनेशन लिखाएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रखे कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, सो अब देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलिए या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलिए या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलिए, सारा क्या है, सेम ही है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सारा क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसका यूनिट किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल। बट अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल देके, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज होता है, उसको पोटेंशियल देके अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो दोनों का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना ही है ना, मतलब ये एनर्जी देके निकाल रहा है, एक पोटेंशियल देके निकाल रहा है, तो काम तो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो सारा टर्म सेम ही है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सारा एक ही चीज़ है। ओके, तो इसका जब वोल्टेज देके निकालते हैं इसलिए यूनिट क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्टेज का तो यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। बट यहाँ पे पार्टिकुलरली किसके मतलब वोल्ट किसके लिए दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे क्या, ये मान लीजिए एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है। तो ये वाला जब निकालने जाएंगे आप, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी दे रहे हैं। तो जब हम एनर्जी किसी चीज़ को देते हैं तो वो क्या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्बेशन को क्या बोले, इंडोथर्मिक प्रोसेस। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और डेल्टा एच, इसको डेल्टा एच से डिनोट किया जाता है ना, तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच आई, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। क्यों होगा, क्योंकि एनर्जी हम लोग दे रहे हैं ना, एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं। तो वो तो किसी को मान लीजिए पैसा दीजिएगा तो उसके पास पैसा बढ़ेगा ना। तो सिस्टम को जब हम एनर्जी दे रहे हैं, इसके पास एनर्जी है और एनर्जी दे रहे हैं, मतलब किसी के पास पैसा है और ज़्यादा पैसा देंगे तो उसके पास क्या होगा, पैसा बढ़ेगा ना। तो डेल्टा एच हमेशा क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी में, पॉजिटिव होगा। और ये इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, जिस प्रोसेस में एनर्जी ऑब्जर्व होता है उसको इंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो हमेशा इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस इस बात को याद रखना। ओके, सो इसके बाद हम डेफिनेशन लिखा देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ओके, सो इसको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम डेफिनेशन लिखवाते हैं। ओके, सो चलिए आइए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। सो हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। सो मिनिमम एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस आइटम। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, किससे निकाल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड गैसियस आइटम से निकाल रहे हैं, गैसियस, गैस के फॉर्म में गैसियस, ये वाला याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एंथैल्पी सारा क्या एक ही है। तो ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज इंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज डेल्टा एच आई इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑलवेज, ये बता चुके हैं। सो ये प्रोसेस क्या है, एक्स, ये क्या है, गैस के फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या है, गैस के फॉर्म में है। ये मान लीजिए एक्स एक आइटम है, इससे ये गैस के फॉर्म में है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो एक्स जी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया। यही है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, सो इसको आप एक बार कॉपी कर लीजिए। सो चलिए आइए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन क्या है, एक्स सॉलिड स्टेट में है और इससे एक्स क्या है, एटम है, और जो कि सॉलिड स्टेट में है इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ये क्या, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का प्रोसेस है, नहीं है। हम क्या बोलेंगे, एटम को पहले गैसेस स्टेट में ले जाना है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालना, ताकि आप इजीली मतलब कम एनर्जी देके आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिए बी ऑप्शन, यहाँ पे क्या है, x2, ये गैस के फॉर्म में है बट x2 है, x2 मतलब x। तो सबसे पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ेगा, उसके बाद xg आएगा, उसके बाद फिर xg प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन।
सो इस यहाँ पे क्या है, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा, इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना होगा, फिर इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें तो दो तरह का एनर्जी मिल रहा है, एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं बस आयोनाइजेशन एनर्जी का, सो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखते हैं सी में क्या है, एक्स एक्वस है, एक्वस होता है क्या, हम क्या बोले थे, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तो ये भी गलत है। अब डी ऑप्शन देखिए, गैसियस स्टेट में एटम है और एक ही है और फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो इसको आप कॉपी कर लीजिए। सो चलिए आइए अब देखते हैं वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव मतलब क्या होता है, सक्सेसिव टर्म का मतलब 1 बाय 1 करके निकालना, एक निकाले फिर एक निकाले फिर एक निकाले, ऐसा मतलब सक्सेसिव 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है, अगर लिखा हो, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी अगर लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब 1 बोलेंगे। 1 अगर आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपली बोला है तो बाय डिफॉल्ट मतलब पहला इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और आइटम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस आइटम, ठीक है। तो वो सब के लिए आयोनाइजेशन 1 2 3 सब के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और गैस आइसोलेटेड गैसियस आइटम होना चाहिए, ये माइंड में फिक्स कर लीजिए। अब देखिए अगर IE1 लिखा हुआ है तो वो क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलेंगे, IE1। IE2 क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसका एनर्जी, उसमें उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलेंगे, IE2। और I3 थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, रिमूव नहीं किया, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए उसको बोलेंगे IE3, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दे के समझाते हैं। यहाँ पे देखिए x क्या है, x देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, एटम क्या होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, इसलिए गैस, यहाँ पे सारा जगह क्या है, गैस है, ठीक है। सबसे पहले ये x ले लिए। अब देखिए x में क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन निकालिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन निकालिएगा उतना माथा में चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो एक माथा में एक चार्ज आएगा माथा में, ठीक है। तो IE1 ऑफ x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस से फिर और एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो उस मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर इसी से और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलेंगे, IE2। तो ये क्या हो जाएगा, IE2 ऑफ x, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको IE2 ऑफ x बोलेंगे। और आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि ये इससे तो हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो IE1 ऑफ x प्लस, यहाँ से देखिए आप IE2 ऑफ x बोल रहे हैं, मतलब इससे जो आपने यहाँ, इससे आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो x2 प्लस मिल रहा है, ठीक है। बट यहाँ से तो आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, x प्लस से तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, IE1 ऑफ x प्लस। अगर x के टर्म में बात करना है तो अगर x के टर्म में बात कर रहे हैं तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, लेकिन इसके टर्म में अगर x प्लस के टर्म में बात कर रहे हैं तो यहाँ से तो आप जो एनर्जी मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकालिएगा इसका तो पहला इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो इसके x प्लस के टर्म में IE1 ऑफ x प्लस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए x2 प्लस है, ये यहाँ पे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी, देखिए IE3 मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर नहीं लिए हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना उसको बोलेंगे IE3। ऐसा मिसकंसेप्शन मत लगाइएगा कि IE3 मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर लिए नहीं, करने के लिए दूसरा तक किए हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, और तीसरा को निकालने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे IE3, ठीक है। अच्छे से समझ लिया। अगर IE2 है मतलब क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका, अब दूसरा को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे IE2, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए IE3 ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, IE3 ऑफ x मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को बोलेंगे I3 ऑफ x। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके, अब तीसरा के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको बोलेंगे I3 ऑफ x।
और इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, IE2 ऑफ x प्लस, यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन निकाले, और फिर यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे IE2 ऑफ x प्लस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ से तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो x प्लस से अगर निकालेंगे तो वो तो IE2 ऑफ x प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह IE1 ऑफ x2 प्लस, यहाँ पे देखिए अगर इसके टर्म में बात कीजिएगा x2 प्लस है, ठीक है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, x2 प्लस से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसका तो आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं ना, इसलिए IE1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए तो वो x2 प्लस से आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसलिए IE1 ऑफ x2 प्लस, और IE2 ऑफ x प्लस मतलब यहाँ से अगर आप निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो x प्लस के टर्म में बात करेंगे तो इससे आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अगर x के टर्म में निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए और x के टर्म में बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो IE3 ऑफ x, तो IE3 ऑफ x बोलिए या फिर IE2 ऑफ x प्लस बोलिए या फिर IE1 ऑफ x2 प्लस, सारा क्या है, सेम ही चीज है। मतलब इसके टर्म में बोलिएगा तो इसके टर्म में अगर इसके टर्म में क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा IE1 ऑफ x2 प्लस, इसके टर्म में बोलिएगा तो इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, इसके टर्म में बोलिएगा तो इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन मतलब निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए तो ये हो जाएगा, ये सेम ही है। तो यहाँ पे देख लिए ये IE1 IE2 IE3 क्या होता है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे आप एक एटम ले लीजिए, सिंपली एटम ले लीजिए, जैसे सोडियम ले लीजिए, ठीक है, सोडियम में एटॉमिक नंबर क्या है 11, सो 11 का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 इलेक्ट्रॉन होगा और 11 प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो इसमें तो सिंपल है, अगर हम Na प्लस की बात करें, Na प्लस की बात करें तो क्या हो जाएगा, 11 प्रोटॉन तो होगा बट 10 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, अगर एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होगा, बट एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन घट गया। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है 11 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे घट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस जब हो जाता है तो क्या होगा, प्रोटॉन ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, तो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन हो गया इस केस में। अब ये यहाँ देखिए x2 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए Na2 प्लस, तो इसमें क्या कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 9 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो इसमें तो और इलेक्ट्रॉन घट गया और प्रोटॉन कितना है 11 प्रोटॉन है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रोटॉन हो रहा है, ज़्यादा, यहाँ देखिए 11 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कंपेयर में तो ये ज़्यादा है, और 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो इसके कंपेयर में 10 इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 11 प्रोटॉन तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा है, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। सो ये देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ प्रोटॉन और बढ़ रहा है। और एक चीज़ पढ़े थे आप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो ये इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अपने तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब इसको, इस इलेक्ट्रॉन को अपने, मतलब ये और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब टाइट से बांधेगा, तो उसको निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देना होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही हो रहा है कि x और x प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, यहाँ पे तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोटॉन बढ़ रहा है। जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा खींचेगा, और ज़्यादा खींचेगा तो ये तो मतलब टाइट करके बांध लेगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को अब रिमूव करना जाएंगे अब, तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। तो आप कह सकते हैं ना कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से बड़ा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा होगा। उसके बाद और एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, जेड इफेक्टिव और ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पे और ज्यादा पॉजिटिव बढ़ गया, तो और ज्यादा टाइट करके उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, तो और ज्यादा एनर्जी, अब जब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने जाइएगा तो और ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसीलिए
हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि कोई भी सेम एलिमेंट का जब आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से बड़ा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा और सेकेंड से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, सिंपली आपको इस चीज़ को याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ा होगा फर्स्ट से और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ा होगा सेकेंड से, इसी तरह फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो प्रोटॉन बढ़ता है, जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, टाइट करके उस इलेक्ट्रॉन को बांधेगा, वो अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी क्या होगा, ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसे एग्जांपल और एक देते हैं, देखिए ऐसे देखिए, सिंपल ये समझिए। यहाँ पे मान लीजिए कि सोडियम ले लिए, यहाँ पे सोडियम ले लिए, सोडियम में क्या कितना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम प्लस कर दीजिए, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1 कर दीजिए, तो एक आयनाइजेशन एनर्जी 1 करने के बाद ये क्या होगा, इसमें मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अब फिर Na2 प्लस कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 प्रोटॉन और ये फिर 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है IE1 है, ये क्या है IE2 है। ठीक है, तो अब देखिए और मान लीजिए इधर निकालेंगे तो IE3 होगा। यहाँ पे देखिए आप सिंपली देखिए ये क्या है 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कम अट्रैक्ट करेगा ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा 11 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ा। यहाँ पे देखिए 11 प्रोटॉन है 9 इलेक्ट्रॉन है तो और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ा। ठीक है, जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो टाइट करके पकड़ेगा उसको, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा टाइट करके, अट्रैक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा और टाइट करके पकड़ेगा, तो इसको निकालना और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा क्या होता है IE3 जो होता है वो IE2 से बड़ा और IE2 जो बड़ा होता है वो IE1 से हमेशा बड़ा होता है। किसी भी सेम एलिमेंट का आप जब देखेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन 1, इसी तरह फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके होता जाएगा। तो सिंपली आपको इस चीज़ को याद रखना। ओके, समझ गए? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से फिर। चलिए आइए आप देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, किसका आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकंड सोडियम प्लस एंड सोडियम 2 प्लस। तो हम क्या बोले थे, सोडियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सोडियम प्लस होगा, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। सोडियम में अगर क्या होगा ये प्लस है, इसमें फिर निकालेंगे, फिर इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो IE2 ऑफ Na, तो ये क्या हो जाएगा Na2 प्लस। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बताए थे कि फिर इससे जब इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा IE3। हम क्या बोले थे कि किसी भी एलिमेंट अगर सेम है तो उसमें क्या होता है कि IE1 से बड़ा IE2 होता है और उससे बड़ा I3 होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम है सिंपल, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो सेकेंड ये फर्स्ट आयोनाइजेशन कंप्लीट किया, फिर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑल ऑफ दिस ये तो नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि इसका कम होगा, इसका ऑल ऑफ दिस ऑप्शन तो खत्म, अभी बचा ये या ये, मतलब बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो इसमें से कौन होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किस में है, सोडियम प्लस में, तो करेक्ट सोडियम 2 प्लस में, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जितना आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उतना आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा और जितना बढ़ता जाएगा वो क्या होगा उतना बड़ा होता जाएगा, सिंपल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर घट रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो इसलिए Na2 प्लस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब वही आयोनाइजेशन एनर्जी लेस देन, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ऑप्शन क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा, हम आपको क्या बताए, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेकेंड, इसमें से सिंपल इसका मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे नहीं निकाल, सबका इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी निकालिए, फिर इसका सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका ऑक्सीजन का फर्स्ट सेकंड, ऐसे करके फिर देखिए कि कौन सा मतलब किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल बड़ा है सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। तो हम लेक्चर अभी हम क्या बताएं कि किसी भी एलिमेंट का
सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा बड़ा होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा, तो ज़्यादा एनर्जी देना होगा। तो किसी भी एलिमेंट का बात करें, जितना भी पीरियोडिक टेबल में चाहे जो भी एलिमेंट है, सिंपली आपको याद रखना है कि सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी आपको सोडियम वाला एग्जांपल लेके दिखाए, उसमें क्या होगा, मान लीजिए कि कार्बन को ले लीजिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। अब मान लीजिए कि C+ हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा 6 प्रोटॉन को 5 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 5 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 6 प्रोटॉन 6 है, तो कौन ज़्यादा खींचेगा, ये ज़्यादा खींचेगा ना। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो हमेशा हमेशा बड़ा होगा फर्स्ट के किसी भी एलिमेंट के लिए, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। सिंपली आपको याद रखना है क्या है, सेकेंड थर्ड ये सब, मतलब जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या खींचेगा 1 by 1 करके, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो वो बढ़ते जाएगा। क्या है कि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो खींचना मुश्किल होगा उसको, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए आइए आप देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन सा फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। ओके, सबसे पहले फैक्टर है जेड इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक न्यूक्लियस है यहाँ पे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपने तरफ अटैक करेगा। एक्चुअली ये वाला अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये सब क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये सब क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मतलब न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो क्या करेगा, जितना ज़्यादा मतलब ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा, बट ये क्या करेगा, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक्चुअल में जितना अट्रैक्शन कर पाएगा फाइनली रिपल्सन के बाद, उसी को बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इस चीज़ को याद रखना है। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा स्क्रीन इफेक्ट, ये जो रिपल्सन कर रहा है, तो जितना ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सिग्मा जेड इफेक्टिव का। ये सब डायरेक्टली याद रखिएगा कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। अगर रिपल्सन बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, ऐसा, ठीक है। तो सिंपली आपको बस ये याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और उसके बाद तो आपको खुद ही पता है कि जेड इफेक्टिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो एक ही चीज़ याद रखना है, उसके बाद आपको रिलेट करना है, बस ये चीज़ याद रखना है। एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर की बात करें तो साइज है। साइज क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? देखिए जैसे मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, ये एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो यहाँ से जब एटम छोटा होगा, यहाँ पे और एक एटम ले लिए, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे। अब बताइए, आप खुद ही बताइए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। यहाँ पे देखिए इस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर बगल में है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ से निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर साइज स्मॉल है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। दूसरा क्या है, आप यहाँ पे देखिए ये अट्रैक्ट कर रहा है, बट इसके जितना तो नहीं ना कर रहा है। ये क्या है, बगल में ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कम अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर साइज बड़ा है तो अट्रैक्शन कम होगा, तो एनर्जी यहाँ से कम एनर्जी में निकाल सकता है। तो छोटा एटम में क्या हुआ, ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, बड़ा एटम में कम एनर्जी लग रहा है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम एंड सीजियम, ठीक है। टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हो गया, लिथियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, ऐसे मतलब कि लिथियम का सबसे बड़ा, फिर सोडियम का हो जाएगा, फिर पोटासियम का हो जाएगा, फिर
रूबिडियम का हो जाएगा, फिर सीजियम का हो जाएगा, ऐसे करके आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब होगा ऑर्डर। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है, जब भी हम मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, मतलब घटेगा। तो यहाँ पे इसको कंपेयर आप जो करेंगे ना पीरियड में, जब जेड इफेक्टिव को मतलब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पीरियड में जब होगा ना तो जेड इफेक्टिव से कंपेयर कीजिएगा, और जब ग्रुप में होगा टॉप टू बॉटम होगा ना तो साइज से कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आपको मतलब क्वेश्चन करने में इजी पड़ेगा। तो पीरियड में जब जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। सिंपली आपको ये दो चीज याद रखना कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव और आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये पीरियड में लगाइएगा और ये ग्रुप में लगाइएगा, बस इतना है। ठीक है, दो फैक्टर को आप इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद और जो फैक्टर्स हैं उनको हम बताते हैं। ठीक है, सो चलिए आइए अब देखते हैं थर्ड फैक्टर। ठीक है, थर्ड फैक्टर क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे देखिए NP6 है, NP6 क्या होता है, 2P6 या फिर क्या हो जाएगा 3P6, ये सब क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। तो इनर्ट गैस होता है ना, तो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे मैक्सिमम होता है। तो पीरियड में क्या होता है, इनर्ट गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे मैक्सिमम होता है। क्यों होता है इनर्ट गैस का, जैसे मान लीजिए कि आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब क्या है पीरियड, सबसे ज़्यादा ये सब का आयोनाइजेशन एनर्जी है पीरियड वाइज। ठीक है, क्यों है, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, जैसे NP6 है, यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे क्या है, फुलफिल्ड है, यहाँ पे फुलफिल्ड है, तो ये क्या करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, बट यहाँ पे क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, ये अपने आप में स्टेबल है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना होगा। क्यों, सपोज मान लीजिए कि 400 नंबर में फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है, अगर 400 नंबर के नीचे जाएगा तो वो सेकंड डिवीजन में आ जाएगा, और किसी आदमी को 400 नंबर मिल गया है, ठीक है, वो फर्स्ट डिवीजन कर लिया है, तो वो यहाँ से कोई एक भी नंबर किसी को, ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, यहाँ से कोई एक भी नंबर किसी को देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा ना, क्योंकि अगर यहाँ से एक भी नंबर किसी को दे दिया तो उसका 399 वो तो सेकंड डिवीजन हो जाएगा ना। एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी को नंबर तो ऐसे दिया थोड़े जाता है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है कि ये अपने आप में स्टेबल है, तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। अगर इसके पास मतलब कोई जबरदस्ती लेना चाहेगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी देना होगा ना, तो इसीलिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पे देखिए हम पहले आपको बताए क्या बताए थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो लेफ्ट टू राइट जाने से, जैसे देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होता है फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऑक्सीजन से नहीं, नाइट्रोजन से बड़ा ऑक्सीजन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ गलत है। क्यों है अब बताते हैं। नाइट्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें P3 आता है और ऑक्सीजन में P4 आता है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है P3 का, ठीक है, और ये क्या है P4 का है, ये क्या है P4 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हाफ फील्ड है, ये क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। तो ये क्या है, हाफ फील्ड क्या है, स्टेबल है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये P4 में एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास एक्स्ट्रा है, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी से किस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो स्टेबल है, ये देना नहीं चाहेगा, बोलेगा कि हम अपने जगह पे स्टेबल है, तुम किसी दूसरे के पास ले लो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P4 के पास जाएगा, तो यहाँ पे देखिए P4 में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है, उसके एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इजीली दे देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक घर में 2 आदमी रहेगा तो झगड़ा भी होगा ना, रिपल्सन होगा। एक तो रिपल्सन हो रहा है और ऊपर से रिपल्सन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। कोई मांगने आए और बोलेगा कि मान लो कि 3 घर है, ठीक है, 3 घर में टोटल 4 बच्चा है,
तो एक एक को तो दे के रखा है, एक एक रूम, ठीक है, बट एक रूम में 2 बच्चा को रखा है। तो वो 2 बच्चा, अगर कोई बोलेगा कि एक रूम खाली है, तुम में से आ जाओ कोई, तो ये क्या करेगा, जल्दी चले जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि सबको तो एक एक रूम मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेबल है, ये लोग स्टेबल है, ये कहीं नहीं जाना चाहेगा। तो इसको मांगने आएगा कोई, तो इस यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो इसीलिए क्या होता है, स्टेबल कन्फिगरेशन के केस में नाइट्रोजन का क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये स्टेबल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन मांगने आएगा तो यहाँ पे जाना नहीं चाहेगा, ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। किसी के पास आप छीनेंगे तो आपको ज़्यादा शक्ति लगाना पड़ेगा ना उससे लेने के लिए। तो उसी तरह यहाँ पे ये स्टेबल है, ये कभी नहीं देना चाहेगा। लेकिन जब आप ज़बरदस्ती करेंगे, ज़्यादा एनर्जी करेंगे, तो ज़बरदस्ती करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, इसलिए नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह आप अगर थर्ड पीरियड की बात करें तो फास्फोरस और सल्फर में भी ऐसा होता है, 3p3 और 3p4 जब कन्फिगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इसमें भी क्या है, ये स्टेबल कन्फिगरेशन, तो इसलिए फास्फोरस का ज़्यादा हो जाएगा सल्फर का। लेकिन जेड इफेक्टिव के इसमें कंपेयर अगर करिएगा या फिर साइज के हिसाब से कंपेयर कीजिएगा तो सल्फर का मतलब ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन स्टेबल कन्फिगरेशन के लिए फास्फोरस का ज़्यादा हो गया। तो आपको ये चीज़ याद रखना। दूसरा चीज़ क्या है, आप याद रखिएगा कि फुल्ली फिल्ड जो होता है ना, वो हाफ फील्ड से ज़्यादा होता है। मैक्स मतलब यहाँ क्या है, फुल्ली फिल्ड जो होता है वो क्या है, ये क्या था, फुल्ली फिल्ड ना, ऐसा वाला, ये सब में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, तो ये क्या, फुल्ली फिल्ड। सो फुल्ली फिल्ड जो होता है वो हाफ फील्ड से हमेशा बड़ा होगा। और ऑलवेज कंपेयर विद द एडजेसेंट कन्फिगरेशन, ये मत गलती कीजिएगा। जैसे देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इसमें क्या होगा, P3, P4, P5, तो इसको इससे कंपेयर मत कीजिएगा। P3 को P4 से ही कंपेयर कीजिएगा। एडजेसेंट मतलब बगल वाला जो है उसी से कंपेयर कीजिएगा स्टेबल कन्फिगरेशन के केस में, ठीक है। तो Np3 ग्रेटर देन Np4 स्टेबल कन्फिगरेशन के केस में आपको याद रखना है, ठीक है। और ऑलवेज एडजेसेंट से कंपेयर करना है, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से बड़ा हो गया और फास्फोरस का सल्फर से बड़ा हो गया ड्यू टू स्टेबल कन्फिगरेशन। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। सो लास्ट फैक्टर है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है तो समझते हैं। पावर मतलब क्या होता है, पावर मतलब शक्ति। तो सिंपली अगर समझिएगा पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, तो पेनिट्रेशन पावर मतलब उस शक्ति को कहेंगे जिस शक्ति से इलेक्ट्रॉन किसी एटम के न्यूक्लियस के कितना पास आ सकता है, ठीक है, उसी को बोलेंगे पेनिट्रेशन पावर। मतलब यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, तो जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास वो आ सकता है, वो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, एस सबसेल ऑर्बिटल और सबसेल, एस सबसेल का इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल का, तो जितना जो ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब आ सकता है उसका पेनिट्रेशन पावर उतना ज़्यादा होगा। तो वही है पेनिट्रेशन पावर मतलब शक्ति, मतलब जिस शक्ति से किसी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस किसी एटम के न्यूक्लियस के जितना करीब आ सकता है उसी को बोलेंगे क्या, पेनिट्रेशन पावर। सिंपली आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि किसी भी एटम का सबसे बगल में क्या होता है, सबसे बगल में एस होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। तो सबसे बगल में कौन होता है, एस सबसेल। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो सबसे बगल में होगा न्यूक्लियस के, वो सबसे बगल आ सकता है ना न्यूक्लियस का, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका होगा, एस का होगा, ठीक है। इसके बाद पी उसके बगल में रहता है, तो जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के बगल में रहेगा, जो सबसेल सबसे बगल में रहेगा न्यूक्लियस का, उस सबसेल का इलेक्ट्रॉन सबसे पास आ सकता है ना न्यूक्लियस का, तो उसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगा। तो सिंपली पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ, ठीक है। और अप्लीकेबल फॉर सेम एन प्रिंसिपल नंबर, एन एस ग्रेटर देन पी एन डी एन एफ, इसको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि 4s होगा तो 4s 4p 4d 4f, अगर 5s तो 5s 5p, ऐसे मतलब n क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर हो गया। अब यहाँ पे आइए, हम क्या बताए थे आपको कि जैसे यहाँ पे देखिए बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, क्या बोले थे, लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे फैक्टर क्या है, पेनिट्रेशन पावर। सो पेनिट्रेशन पावर में क्या होगा, या इसका अगर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा 2s2, और इसका क्या होगा 2s2, उसके बाद फिर 2p1। तो यहाँ पे देखिए ये p में इलेक्ट्रॉन चले गए ना, एक इलेक्ट्रॉन p में चले गया, तो ये तो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो इसको तो आसानी से खींच सकता है। और ये क्या हो गया, पेनिट्रेशन पावर, इसका मतलब एस का पेनिट्रेशन पावर क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो ये न्यूक्लियस के सबसे बगल में है, न्यूक्लियस के बगल में है, तो न्यूक्लियस एकदम पकड़ के रखा है, एकदम कस के पकड़ के रखा है कि ताकि उसको खींच ना सके। लेकिन ये क्या है, पी थोड़ा दूर है ना, तो उसको पकड़ के रखा है, लेकिन कम पकड़ के रखा है ना, तो वो तो निकाल लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एस है, एस का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है, और इसमें एस से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए पेनिट्रेशन पावर के अकॉर्डिंग बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बट जेड इफेक्टिव अकॉर्डिंग ये होगा ना, लेकिन ये गलत है। आपको जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन जब भी बनाना है, कोई भी नीट या फिर जेई मेंस का कोई भी एग्जाम में, नीट जेई और जो भी WBJEE जो भी एग्जाम है कम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें आपको जब भी क्वेश्चन करना है तो ये ख्याल रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी का चारों फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या था, जेड इफेक्टिव, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन इंक्रीज करता है। दूसरा फैक्टर क्या था, साइज, साइज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। तीसरा फैक्टर क्या था, स्टेबल कन्फिगरेशन, जिसका कन्फिगरेशन स्टेबल होगा np3 ग्रेटर देन np4। चौथा क्या है, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आप आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन कीजिएगा तो चारों फैक्टर को दिमाग में रख के क्वेश्चन कीजिएगा, ओके, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम का जब देखते हैं तो मैग्नीशियम के क्या होगा, यहाँ पे भी 3s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p में है, पेनिट्रेशन पावर मैग्नीशियम का ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। पेनिट्रेशन पावर मतलब न्यूक्लियस के जितना करीब उतना पेनिट्रेशन पावर। सिंपली आपको समझिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं। पेनिट्रेशन पावर मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे आग जल रहा है, ठीक है, और इसके ओर गोला बना दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 गोला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आग जल रहा है, अब देखिए मान लीजिए कि एक आदमी, यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे बगल, आग के बगल में जा सकता है, कंपटीशन चल रहा है। मान लीजिए ये आदमी है, बहुत सारा आदमी है, कंपटीशन चल रहा है, तो यहाँ पे आग के बगल में सबसे, आग के बगल में कौन जा सकता है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होगा वो सबसे ज़्यादा आग के बगल में जा सकता है। उससे जो थोड़ा कमज़ोर होगा वो कम बगल में जाएगा। ये मान लीजिए सर्किल बना दिया आग के बगल में कि यहाँ तक जो सबसे ज़्यादा आग के बगल में कौन जा सकता है, जिसका शक्ति सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा आग के बगल में जा सकता है। उसके बाद फिर थोड़ा कमज़ोर वाला, उससे थोड़ा कमज़ोर, उससे, उसी तरह SPDF समझिए आप कि एस का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है तो वो आग के बगल में सबसे ज़्यादा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसका पावर सबसे ज़्यादा है ना, तो वो न्यूक्लियस के सबसे बगल में जा सकता है। जैसे आदमी का पावर सबसे बहुत, जिसका बहुत ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा आग के पास जा सकता है, उसी तरह पेनिट्रेशन पावर जिसका ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियस के पास जा सकता है। तो पेनिट्रेशन पावर किसका ज़्यादा है, एस का ज़्यादा है, इसलिए एस क्या होता है, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास जाता है। सिंपली ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया 3s2 एंड 3p2 मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। इसमें क्या है, p में एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो उसको आसानी से निकल सकता है। क्यों, क्योंकि p मतलब पेनिट्रेशन पावर कम होता है ना, मैग्नीशियम, ये एस का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है। तो आपको इस तरह से याद रखना है, तो चारों फैक्टर याद रखना है, ठीक है। ओके, तो इसको कॉपी कर लीजिए आप। चलिए आइए अब देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, आयनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चन करने से पहले 4 फैक्टर याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, जेड इफेक्टिव, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो आप ऐसे क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ऐसे आप सिंपली कर दिए। बट ये क्या है, गलत ऑर्डर है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि एक ही फैक्टर से आप किया और सारा आयनाइजेशन एनर्जी, पहला फैक्टर ये था कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, डायरेक्ट मार दिया टिक। ऐसे नहीं, आपको चारों फैक्टर याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिथियम 2s1, यहाँ पे देखिए बेरिलियम, यहाँ पे देखिए बेरिलियम और बोरोन, बेरिलियम और बोरोन में देखिए यहाँ पे देखिए 2s2 है और 2p1 है। आपको हम क्या बोले, फोर्थ फैक्टर क्या था, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा था, एस का था। क्यों ज्यादा था, क्योंकि एस बगल में था, SPD, एस बगल में है। तो अगर बगल में है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा, अच्छे से मजबूत से पकड़ के रहेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा,
ठीक है, कोई चीज़ को अगर आप कस के पकड़े हुए हैं और यहाँ से आप निकालना चाहेंगे, ठीक है, इसको मान लीजिए डस्टर को आप कस के पकड़े हैं और यहाँ से कुछ मतलब आप दूसरा कोई लेना चाहता है इस डस्टर को, अगर इसको टाइट करके पकड़े हैं तो क्या उसको ज़्यादा एनर्जी लेना पड़ेगा तब वो खींच सकता है। लेकिन अगर आप इसको ढीला करके पकड़े हैं तो जो दूसरा कोई लेने आएगा तो वो तो लेके चले जाएगा आसानी से। अगर टाइट करके पकड़े हैं तो एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे क्या है, पेनिट्रेशन पावर का बात है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए बेरिलियम और बोरोन में जब कंपेयर करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है एस, ये क्या है पी, तो ये पेनिट्रेशन पावर किसका ज़्यादा होता है, एस का। इसीलिए ये क्या बेरिलियम का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको अच्छे से पकड़ कर रखेगा, इसलिए वहाँ का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए बेरिलियम का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो ये वाला कंसेप्ट क्या हुआ, ये वाला जो कंसेप्ट हुआ ये किस लिए हुआ ऐसा, पेनिट्रेशन पावर के लिए, पेनिट्रेशन पावर, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हम क्या बोले थे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, चारों फैक्टर को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बात करें तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन P3 है, यहाँ पे देखिए P4 है। P3 क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, इसलिए नाइट्रोजन का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो ये किसका कंसेप्ट हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और नियोन तो हमेशा ये बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये फुलफिल है, फुलफिल्ड हुए तो मैक्सिमम जो भी इनर्ट गैस होगा ना उसका आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी पीरियड में मैक्सिमम होगा, क्योंकि फुलफिल्ड है, स्टेबल फुलफिल्ड। ठीक है, तो सब फाइनल ऑर्डर आप लिख देते हैं, तो सिंपली आपको याद रखना बेरिलियम, ये जो सेकंड ऑर्डर का पीरियड हुआ ना, यहाँ पे क्या हो, पेनिट्रेशन पावर लग गया, यहाँ पे स्टेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन लग गया, और ये तो खैर नॉर्मली चलेगा कि यहाँ फुलफिल्ड है, तो सिंपली याद रखना इनर्ट गैस का जो होगा वो मैक्सिमम उसका किसी भी पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, ओके, सो इसको कॉपी कीजिए और फाइनल ऑर्डर हम लिख देते हैं। सो फाइनल ऑर्डर क्या हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, ये हो गया फाइनल ऑर्डर आयनाइजेशन, सेकंड पीरियड का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, अब एक चीज़ आप अगर शॉर्टकट में कोई एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि किसी भी आयनाइजेशन एनर्जी को पीरियड में लिखना है, ठीक है, सेकंड पीरियड हो या थर्ड पीरियड हो, तो उसमें आप याद रख सकते हैं कि NS1 से बड़ा NP1 होगा, NP1 से बड़ा NS2 होगा, उसके बाद NP2 होगा, NP4, NP3। यहाँ पे देखिए ये पेनिट्रेशन के लिए बदल गया, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका इसके लिए बदल गया, हाँ फुलफिल के लिए, सॉरी यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और यहाँ पे किस लिए बदला, पेनिट्रेशन पावर के लिए। ठीक है, और फिर एप्लीकेबल फॉर IE1, IE2, आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2, 3, 4 सब के लिए एप्लीकेबल है, ये चीज़ को आप याद रख सकते हैं। बाकी आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, पेनिट्रेशन पावर अगर याद रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो नहीं रखिए, उतना मतलब अगर फास्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिंपली माइंड में फिक्स रखिए कि NS1 से बड़ा NP1 होगा, NP1 से बड़ा NS2, फिर NP2 ऐसे करके जाएगा, फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, NP4 से बड़ा NP3 हो जाएगा। ठीक है, सो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। सो अब देखिए इसका अगर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, इसका अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हैं, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, निकाल नहीं लिए हैं, निकालने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन का अगर हम सेकेंड आयोनाइजेशन लिखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा लास्ट में 2p2, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या किए, निकाल चुके हैं, तो 2p1 होगा, तो इसमें कितना एनर्जी देंगे कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बार बार बोल रहे हैं, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, निकालने लिए हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन, निकालने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं इससे, तो ये क्या हो जाएगा 2p2, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये क्या हो जाएगा 2p3, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो 2p4, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो 2p5। अब हम क्या बताए थे, अगर इस फॉर्मूला से करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, सबसे ज़्यादा NP1 का, तो हम क्या बताए थे, यहाँ पे स्टेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आ गया, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए
P3 है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Np1 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद Np1 ये सबसे क्या होगा, नहीं Np1 से बड़ा NH2 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन वाला यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नियोन इससे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद कार्बन से बड़ा नाइट्रोजन हो जाएगा, और फिर ये 2p2 और 2p3 में ये वाला बड़ा हो जाएगा 2p3 वाला। तो ये ऐसे ऑर्डर होगा कुछ, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। सो फाइनल ऑर्डर ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा फाइनल ऑर्डर। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, P1 है तो ये क्या होगा, P1 सबसे मतलब छोटा, उसके बाद क्या होगा P2, यहाँ पे आ जाइए तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा, उसके बाद P4 आ जाएगा, तो P4 किसका है, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन यहाँ उठ के आ जाएगा। उसके बाद P3 है ऑक्सीजन, ये आ जाएगा। उसके बाद P5 किसका है, नियोन का, तो ये आ जाएगा। ऐसे करके कर सकते हैं आप, ठीक है। सो इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए आइए अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन नीट या फिर IIT JEE में पूछता है। तो ये 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, पहले नीट से पहले ये IPMT हुआ करता था, उसमें पूछा गया था, ठीक है। सो द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बोले थे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा यूनिट, ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन रिस्पेक्टिवली आर। हम आपको क्या बताए थे, बेरिलियम और बोरोन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p1 होता है। यहाँ पे क्या होता है 2s2 और फिर 2p1 होता है। तो हम क्या बताए थे कि इसका जो है पेनिट्रेशन, s का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है तो बेरिलियम का ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए किसका आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ क्या है बेरिलियम, उसके बाद बोरोन रिस्पेक्टिवली, मतलब उसके बाद बेरिलियम एंड बोरोन रिस्पेक्टिवली, मतलब ऐसा नहीं कि बेरिलियम पहले लिखा है तो मतलब पहले बेरिलियम उसके बाद बोरोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेरिलियम का क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ तो कम है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है, ये भी नहीं होगा, ये भी दोनों बराबर है, ये भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बड़ा है इसमें छोटा है, बेरिलियम का ज़्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये 2001 में पूछा गया है, AIPMT। ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एमोंग फॉलोइंग एलिमेंट बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, आपको क्या चेक करना है, बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम का बड़ा होता है ना, तो बेरिलियम का कहाँ कहाँ बड़ा है, यहाँ देखिए बेरिलियम का छोटा है तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ देखिए बेरिलियम का छोटा है, ये भी नहीं होगा। अब ये होगा या तो बी होगा। तो अब देखिए बी में चेक करते हैं, बेरिलियम बोरोन यहाँ तक तो ठीक है, कार्बन भी ठीक है, बट यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का P3 होता है, इसका P4 होता है, तो P3 ग्रेटर देन P4 होता है ना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इसलिए क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन का ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन यहाँ जाना चाहिए और ऑक्सीजन यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला, मतलब ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द अब देखते हैं एक IIT JEE का क्वेश्चन, IIT JEE 1998 का, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे ना आप, तब तक आपको आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह से पढ़े कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या बताए थे, देखिए इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सोडियम का, तो ये क्या होगा 3s1, ये क्या होगा 3s2, ये क्या हुआ 3p1 3p2, ऐसे होगा सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आप सिंपली ऐसे करके लिखेंगे अगर, तो मान लीजिए कि बी ऑप्शन चेक करते हैं, या फिर इसी को ए ऑप्शन को ही चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3s1 है 3s2 है, तो लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, तो ठीक है बढ़ रहा है, सोडियम से बड़ा मैग्नीशियम है। बट यहाँ पे देखिए ये S है ये P है, तो यहाँ पे क्या होगा पेनिट्रेशन वाला बात हो जाएगा, तो S का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है इसलिए इधर आ गया, ये मतलब सही है। उसके बाद फिर 3p1 है 3p2 है तो बड़ा होगा ये, मतलब ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए सोडियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम से मैग्नीशियम है, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन सोडियम मैग्नीशियम से बड़ा नहीं होगा, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, ये सारा गलत होगा, ये सही होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन करेंगे PYQ, उसके बाद आपको छुट्टी दे देंगे, ठीक है, वाइंड अप करेंगे इस सेशन को। चलिए इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज, नीट
2019 में पूछा गया था, और ये आपको डिट्टो हम इससे पहले पढ़ा है। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको जितना भी फैक्टर्स पढ़ा है सारा को याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बताए थे कि बेरिलियम क्या होगा, बोरोन से बड़ा होगा, और फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। अच्छा यहाँ पे कुछ ऑप्शन में देखिए बेरिलियम, सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बेरिलियम से बड़ा बोरोन तो है, यहाँ पे देखिए क्या है, बेरिलियम से बड़ा क्या है, बोरोन है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, बेरिलियम से बड़ा बोरोन है, यहाँ पे बेरिलियम बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बेरिलियम से बड़ा क्या है, बोरोन है, तो ये भी तो ऑप्शन गलत है। यहाँ पे भी, यहाँ बेरिलियम बड़ा है, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखिए नाइट्रोजन बड़ा होना चाहिए, नाइट्रोजन छोटा है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देखिए लिथियम, बेरिलियम बड़ा है बोरोन से, और ऑक्सीजन से बड़ा नाइट्रोजन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस तरह से पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट किए। पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या बताएंगे, पार्ट 3 में आप मतलब बेसिक चीज़ सब कुछ तो समझ गए, इससे आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ब्लॉक वाइज सारा को हम बताएंगे कि क्या होता है। उसके बाद फिर उसका एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिक चीज़ को समझिए, और फिर जब भी थ्योरी पढ़े, ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद आप तुरंत उस टॉपिक पे क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो नीट का जितना भी PYQ है, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े। जब आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिए तो एक बार, जब पढ़ने के बाद एक बार कॉपी को फास्टली रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको फटाक से आप कर लीजिए, ताकि आपको माइंड में ना फिक्स हो जाएगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तब तक माइंड में फिक्स नहीं होता है। यही चीज़ आप मतलब सीखिए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसके बाद उसका क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो इसी तरह जैसे आयनाइजेशन एनर्जी पार्ट 1 हो गया, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हैं सारा कर लीजिए। बाकी ब्लॉक वाइज वो तो हम आपको मतलब सारा चीज़ बताएंगे, इसलिए बाकी तो आप खुद से भी कर सकते हैं ना। तो ये तो बेसिक हो गया, इससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ब्लॉक वाइज कुछ कुछ है उसमें, मतलब और ज़्यादा मतलब डिटेल में पढ़ाने के लिए, बाकी आप इसी से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं, और मेन यही चीज़ आपको याद रखना है कि जो भी थ्योरी पढ़ते हैं, जो भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इस थ्योरी को पढ़िए और कॉपी को रिवीजन कीजिए, जितना थ्योरी पढ़ा है। और जितना थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं ना, ये मोर देन सफिशिएंट है। जेई मेंस हो या फिर नीट हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, WBJ या और जो भी स्टेट वाला कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, वो मोर देन सफिशिएंट है। इतना थ्योरी, इससे ज़्यादा आपको कहीं जाना ही नहीं है, कोई बुक फॉलो नहीं करना है, बस जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। और फिर आप इसको पढ़िए, एक बार कॉपी रिविजन कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ओके, इस तरह से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।